आज हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होगा, 5th चैप्टर, शिक्षा की विकास यात्रा। हमारा जो नया चैप्टर है, 5th चैप्टर, शिक्षा की विकास यात्रा। इसके पहले हमने आर्थिक विकास के बारे में पढ़ा कि जब भी, जैसा कि हम सभी जानते हैं, जब भी भारत आजाद हुआ, पहले भारत ब्रिटिशों का गुलाम था। जब वो हमें आजाद करके गए तो भारत में बहुत सारी समस्याएं थी, जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ाई किया। कितनी सारी समस्याएं थी। पहली समस्या क्या थी कि भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या जनसंख्या बहुत बढ़ती जा रही थी। दूसरी समस्या गरीबी, दरिद्रता। तीसरी कैसे हम सबसे बड़ी समस्या पहले नंबर पे भी रख सकते हैं, शिक्षा। मतलब निरक्षरता ज्यादा थी, साक्षरता रेट जो है, जो बहुत कम थी। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। जब ब्रिटिश यहाँ से गए तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स छोड़ के गए थे भारत में। तो भारत के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती थी, उन सारे प्रॉब्लम्स के सलूशन ढूंढना, उन सारे प्रॉब्लम से बाहर निकलना और भारत को आगे लेके जाना, भारत का विकास करना। तो लास्ट चैप्टर में हमने सब पढ़ा कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किस तरह से पंचवर्षीय योजना का गठन किया और आगे बढ़ने के लिए कुछ न कुछ योजनाएं बनाते रहे। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे शिक्षा की विकास यात्रा। अगर भारत को आगे बढ़ाना है तो शिक्षा के स्तर को भी सुधारना सबसे ज्यादा जरूरी होगा। जब भी मनुष्य शिक्षित होगा, तब जाके उसे अपने अधिकारों के बारे में पता चलेंगे, उसे किस तरह से आगे बढ़ना है। मतलब शिक्षा मनुष्य के विकास का वो एकमात्र साधन है, उपाय है, जिसके थ्रू वो आगे बढ़ सकता है। तो शिक्षा के लिए क्या क्या किया गया, कौन कौन सी उपाय योजनाएं की गई, उसकी विकास यात्रा के बारे में हम पढ़ेंगे। जो जो टॉपिक हम आज कवर करने वाले हैं वो है प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और आयोग के कार्य। तो फर्स्ट हम ये 3 टॉपिक को आज कवर करेंगे, बाकी इसके आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट चैप्टर में कवर करेंगे। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं अभी। भारत में शिक्षा की समस्या कितनी जटिल और गंभीर है, इसका अनुभव हमें स्वतंत्र भारत में वर्ष 1951 में हुई प्रथम जनगणना द्वारा हुआ। भारत में शिक्षा की समस्या ये जटिल है, बहुत बड़ी समस्या है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शिक्षित नहीं है, अशिक्षित ही हैं। ये हमें कब पता चला? जब भारत स्वतंत्र हुआ 1947 में, और उसके 4 साल बाद जनगणना हुई इन 1951 में। भारत में जो पहली जनगणना हुई वो सन 1951 में हुई। उसी जनगणना में हमें ये पता चला कि भारत में जो शिक्षा की समस्या है वो सबसे बड़ी समस्या है। क्यों? जब जनगणना हुई थी उस टाइम में सिर्फ 17% लोग ही पढ़े लिखे थे। यही परिमाण था जनगणना का, यही परिणाम था कि कितने लोग पढ़े लिखे थे, सिर्फ 17%। इतनी बड़ी जनसंख्या, उसमें से उस 17% में भी ना लेडीज का जो रेट था वो बहुत कम था। लेडीज बहुत कम थी। उस जो 17 का जो रेशियो था उसमें लेडीज बहुत कम थी, जेंट्स ही थे। तो उस टाइम पे क्या होता था कि लेडीज के पढ़ाई लिखाई पे उतना ध्यान नहीं दिया जाता था, जेंट्स के पढ़ाई लिखाई पे ज्यादा ध्यान दिया जाता। ओवरऑल 17% ही था। जनगणना का मतलब आप लोग को पता ही होगा कि हर 10 साल में गणना की जाती है भारत की, कितनी जनसंख्या है, कितने पढ़े लिखे लोग हैं, कितने बच्चे हैं, कितने बूढ़े हैं। वो आप लोग को पता ही होगा क्योंकि हर 10 साल में हमारे घर घर पे जो सेंसस ड्यूटी जो करते हैं वो घर घर जाकर
सारा रेशियो जो भी है सब इकट्ठा करते हैं। तो जो दूसरी जनगणना, पहली जनगणना 1951 में हुई, उस टाइम पे जो रेशियो था पढ़े लिखे लोगों का, साक्षर लोगों का, वो 17% था। उसके बाद 1971 में जो जनगणना हुई वो बढ़ के 17% से 34% हुआ। 1981 में इम्प्रूवमेंट हुआ और वो 43% हुआ। 1991 में जो जनगणना हुई वो 52% हुई और 2001 में जो हुई वो 64% हुई। यह परिमाण निम्नानुसार बढ़ता गया। परिमाण को बढ़ाना भारत सरकार के सम्मुख सबसे बड़ी चुनौती थी। चुनौती का सामना करने हेतु सरकार ने अनेक उपाय योजनाएं की। बोलते हैं कि ये जो रेशियो है, इस रेशियो को हर साल बढ़ना ही है, उसे कम नहीं करना है। स्टार्टिंग में जो 17% था, बाद में 34% हुआ, फिर 43% हुआ, फिर 52% हुआ, 64% हुआ। और सरकार का ये पूरा इस तरफ ज्यादा ध्यान था कि इस रेशियो को बढ़ाना ही है, ना कि कम करना है। इसे बढ़ा बढ़ा के पूरी तरह से 100% करना है, ताकि हर कोई भी अनपढ़ ना रहे, कोई भी निरक्षर ना रहे, सभी लोग पढ़े लिखे हो जाएं भारत में। अब जो हमारा पहला टॉपिक है वो है प्राथमिक शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा मतलब प्राइमरी एजुकेशन। हमको पता है ना, प्राइमरी एजुकेशन मतलब जो हम 7वीं तक की एज में, पहली से लेके 7वीं तक की जो शिक्षा होती है वो प्राथमिक शिक्षा में आती है, जिसमें हमारी उम्र होती है 6 से लेके 14 वर्ष आयु के। 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के विद्यार्थी को जो शिक्षा प्रदान की जाती है उसे प्राथमिक शिक्षा कहते हैं। बोलते हैं कि स्टार्टिंग में जो शिक्षा हमें मिलती है, जो 6 से लेके 14 साल की उम्र में, उसे प्राथमिक शिक्षा कहते हैं। आप तो माध्यमिक शिक्षा में आ गए हो, क्योंकि अभी आप 9वीं में पढ़ाई कर रहे हो ना, तो ये माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत है, सेकेंडरी एजुकेशन में है। तो वर्ष 1998 में केंद्र सरकार ने प्राथमिक शिक्षा का प्रसार करने तथा शैक्षिक स्तर में सुधार लाने के लिए खड़िया श्यामपट नाम की योजना प्रारंभ की। क्या बोलते हैं, 1988 में सरकार हर तरह से कोशिश कर रही थी कि जो प्राथमिक प्राइमरी एजुकेशन है, जो प्राथमिक शिक्षा है, वो हर किसी को मिले। तो उस स्थिति में सुधार लाने के लिए हर नए नए उपाय योजनाएं करती थी, जैसा कि इसके पहले भी चैप्टर में हमने पढ़ा है। नई नई तरीके ढूंढती थी कि किस तरह से लोगों को मनाया जाए कि एजुकेशन सबसे इम्पोर्टेंट है। तो उन्होंने एक योजना प्रारंभ की जिसका नाम था खड़िया श्यामपट। खड़िया श्यामपट का मतलब होता है, खड़िया मतलब चौक, श्यामपट जो स्लेट होता है उसे श्यामपट बोलते हैं। तो खड़िया श्यामपट नाम की एक योजना प्रारंभ की, इसलिए प्रारंभ की ताकि शैक्षिक जो शिक्षा का स्तर है उसे सुधारा जाए, उसे और अच्छा बनाया जाए। यह योजना ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नाम से जानी जाती है। जो योजना उन्होंने चालू की थी, जो मिशन चालू किया था शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए, जो 17% था जिसको 100% करना था, उसे सुधारने के लिए जो नई नई योजनाएं बनाई गई खड़िया श्यामपट नाम की, आगे जाके इसे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नाम से यह जाना जाने लगा। अभी बच्चों में शिक्षा, सरकार को शिक्षा देनी है तो उसके लिए व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए ना, क्लासरूम होने चाहिए, शिक्षा से रिलेटेड जिन जिन चीजों की जरूरत होती है वो सब चीजें क्लासरूम में होना जरूरी है। तो ऐसा नहीं कि अभी हमने बोल दिया, सरकार ने बोल दिया सबको शिक्षित करना है, चलो कहीं भी बैठा के शिक्षा देना शुरू कर दिया। उसके लिए व्यवस्था भी जरूरी है। तो विद्यालय में आप लोग देखते ही हो, आप लोग स्कूल जाते हो, कौन कौन सी व्यवस्थाएं होती है उन सब के बारे में मालूम है। तो सरकार ने शिक्षा में सुधार लाने के लिए किन किन आवश्यकताओं की जरूरत है, तो उन्होंने क्या बोला कि 2 सुव्यवस्थित कमरे, जैसे 2 कमरे होने चाहिए जो पूरी तरह से व्यवस्थित होने चाहिए, उसमें सारी फैसिलिटीज होनी चाहिए, बैठने के लिए अच्छे अच्छे जैसे बेंचेस वगैरह होने चाहिए। स्वच्छता गृह होना चाहिए, आप लोग अपने स्कूल में देखते ही हो, कमरे होते हैं, स्वच्छता गृह होते हैं, शिक्षक होते हैं, ब्लैक बोर्ड होता है, मानचित्र, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, लाइब्रेरी और मैदान भी होता है, खेलने के लिए सारी सामग्री भी होती है स्कूल में। ये सारी व्यवस्थाएं स्कूल में होती है ना, आप लोग ने आपके स्कूल में देखा होगा। तो सरकार ने ये सारी व्यवस्था उस टाइम पे उस विद्यालय में होनी चाहिए, तो एक राशि उस स्कूल को उपलब्ध कर दी। राशि मतलब अमाउंट, ये सारी व्यवस्था करने के लिए जितना भी अमाउंट लगेगा वो पैसे उन्होंने उस स्कूल को दे दिया कि ये सारी चीजों का व्यवस्था वहां पे कर सके।
इस योजना के कारण प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था को गतिमान होने में सहायता मिली। सरकार ने ये जो योजना बनाई, इस योजना के कारण तो सारा सब कुछ सर में सुधार लाने के लिए जो जो फैसिलिटीज चाहिए थी, सारी फैसिलिटीज उन्होंने उपलब्ध करा के दी। तो इन सब की वजह से जो स्टार्टिंग की जो शिक्षा थी, प्राइमरी एजुकेशन को आगे बढ़ने में सहायता प्राप्त हुई। वर्ष 1994 में इस योजना को विस्तार देते हुए सबसे अधिक विद्यार्थी संख्या वाले विद्यालयों में एक कमरा और एकत्रित शिक्षक की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। धीरे धीरे जब योजना आगे बढ़ने लगी, हर कोई शिक्षा की तरफ अग्र शिक्षा लेने के लिए आगे बढ़ने लगा, तो जब विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि होगी तो क्लासरूम तो बढ़ाने ही पड़ेंगे। बोलते जहाँ पे 100 से अधिक विद्यार्थी थे वहां पे क्लासरूम भी बढ़ाने पड़ेंगे और शिक्षक भी बढ़ाने पड़ेंगे। मतलब कि शिक्षकों की नियुक्ति की जाए, शिक्षकों को नए शिक्षक की नियुक्ति की जाए, ऐसे प्रावधान भी किए गए। और एक चीज वहाँ उस टाइम पे और थी, जैसे अगर एक स्कूल में 2 टीचर है तो उसमें से एक महिला टीचर ही होनी चाहिए, मतलब महिलाओं को भी मौका मिलना चाहिए आगे बढ़ने का। महाराष्ट्र राज्य की स्थापना होने के पश्चात सरकार ने संपूर्ण राज्य के लिए पहली कक्षा से 7वीं कक्षा तक का एक समान पाठ्यक्रम प्रारंभ करने का निर्णय किया। महाराष्ट्र राज्य में सरकार ने क्या बोला कि पहली से लेकर 7वीं कक्षा का जो पाठ्यक्रम है वो एक समान होना चाहिए। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने किसके ऊपर सौंपी? मुंबई के एसटी कॉलेज के प्राचार्य, मुंबई में जो कॉलेज है एसटी कॉलेज, उसके जो प्रिंसिपल थे उनका नाम था सैयद रऊफ। ये पाठ्यक्रम का पूरा मसविदा तैयार करें, पूरी प्लानिंग तैयार करने की जिम्मेदारी सरकार ने उनको सौंपी। किनको सौंपी? सैयद रऊफ को, जो एसटी कॉलेज के प्रिंसिपल थे। और आगे जाके क्या हुआ? वर्ष 1991 में केरल राज्य पूर्णतः साक्षर हो गया। बोलते जो केरला है, केरला एकमात्र ऐसा राज्य है 1991 में जो पूरी तरह से साक्षर हो गया। वहां पे हम जाएंगे तो एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा जो पढ़ा लिखा ना हो। तो पूरे वहां पे हम ऐसा बोल सकते हैं कि केरला में 100% लोग साक्षर हो गए। नेक्स्ट है, ताराबाई मोडक ने बोर्डी और कोसबाड़ में शैक्षिक कार्य को प्रारंभ किया। अभी शिक्षा को भारत के कोने कोने में लेकर जाना था, चाहे वो आदिवासी क्षेत्र हो, चाहे वो गांव का क्षेत्र हो, चाहे वो शहर का क्षेत्र हो। शिक्षा को कोने कोने तक पहुंचाना था, हर एक व्यक्ति को शिक्षित करना था। तो जो ताराबाई मोडक थी वो उन्होंने बोर्डी और कोसबाड़ नामक जगह पे जाके शिक्षा का प्रारंभ किया, जहाँ पे उन्होंने प्राथमिक शिक्षा का प्रारंभ किया। आदिवासी बच्चों के लिए आंगनबाड़ियां प्रारंभ की। आंगनबाड़ियां मतलब प्रारंभिक, आप लोग आंगनबाड़ी सुने रहोगे। तो जो छोटे छोटे बच्चे जो स्टार्टिंग में पढ़ाई करते हैं उसे बोलते प्रारंभिक कक्षाएं। प्रत्यक्ष कृति द्वारा शिक्षा, चारागाह शाला, तकनीकी व्यावसायिक शिक्षा का प्रचार करने के लिए उन्होंने बहुत परिश्रम किए। ताराबाई मोडक ने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की कि किस तरह से आदिवासी बच्चों को पढ़ाकर उन्हें आगे बढ़ाया जाए। अनुताई वाघ ने ठाणे जिले के कोसबाड़ में आदिवासियों की उन्नति के लिए एक संस्था स्थापित की। उसी तरह अनुताई वाघ इन्होंने क्या किया कि थाने में जो जगह है, थाने जिले में कोसबाड़, वहां पे जो आदिवासी रहते थे उनकी उन्नति के लिए उन्होंने भी एक संस्था स्थापित की। यह संस्था कोसबाड़ परियोजना के रूप में विख्यात है। उस संस्था जो कोसबाड़ में थी इसीलिए उसका नाम पड़ा कोसबाड़ परियोजना के रूप में, वो फेमस है। आदिवासियों की शिक्षा के लिए अनुताई वाघ ने पालना घर, बालवाड़ियां, प्राथमिक विद्यालय, प्रौढ़ शिक्षा केंद्र, बाल सेविका प्रशिक्षण महाविद्यालय आदि शैक्षिक संस्थान खोले। आदिवासियों को भी शिक्षा मिले और उस क्षेत्र में वो आगे बढ़े। उन्होंने तो क्या क्या खोला? पालना घर खोला, बालवाड़ियां खोली, प्राथमिक विद्यालय बनवाए, प्रौढ़ शिक्षा केंद्र मतलब बुजुर्ग भी शिक्षा प्राप्त कर सके ऐसे केंद्र स्थापित किए, बाल सेविका प्रशिक्षण महाविद्यालय आदि शैक्षिक संस्थान खोले। मतलब छात्राओं को भी शिक्षा लेने का पूरा अधिकार है, इस तरह की भी व्यवस्थाएं की गई। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि जो स्कूल प्राथमिक शिक्षा के लिए क्या क्या चीजें ज्यादा जरूरी होती है। पहला
अच्छा वातावरण होना चाहिए, मतलब क्लासरूम्स, और क्लासरूम में सारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। स्वच्छता गृह, ब्लैक बोर्ड या आजकल ग्रीन बोर्ड हो गया, पहले ब्लैक बोर्ड था, ब्लैक बोर्ड की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, मानचित्र होना चाहिए। लाइब्रेरी होती है, जैसे साइंस के लिए आप लोग जाते रहोगे लेबोरेटरी में, लाइब्रेरी की अच्छी व्यवस्था, लेबोरेटरी की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। लाइब्रेरी, ग्रंथालय जहाँ पे हम सारी बुक्स रखे जाते हैं, स्कूल में इसकी भी व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। प्लेग्राउंड होना चाहिए। तो ये सारी व्यवस्था अगर रहेंगी तो शिक्षा वहाँ पे सुनिश्चित और सुनियोजित अच्छी तरह से चलेगी। वर्ष 99 में ये, हाँ हाँ, वर्ष 1994 में इस योजना को विस्तार देते हुए 100 से अधिक विद्यार्थी संख्या वाले विद्यार्थियों में एक कमरा और एकत्रित शिक्षक की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। छात्राओं के विद्यालयों, अनुसूचित जाति एवं जनजाति बहुल विद्यालय और ग्रामीण क्षेत्रों को वरीयता दी गई। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस दिए गए छात्राओं के विद्यालय, मतलब लड़कियों को। शिक्षा की तरफ धीरे धीरे लोग अग्रसरित तो हो रहे थे, लेकिन लड़कियों को आगे नहीं भेज रहे थे। तो उस टाइम पे सबसे ज्यादा जो प्रेफरेंस दिया गया वो लड़कियों के विद्यालय पे। ऐसी विद्यालय खोली जाए जहाँ पे सिर्फ लड़कियां जाएं, तो शायद लोग लड़कियों को जाने देंगे। नहीं तो नई नई योजनाएं भी बनाते थे, जो जैसा आजकल है। आजकल सरकार ने क्या योजनाएं बनाई है कि लड़कियों के लिए मुफ्त शिक्षा। अनुसूचित जाति शिक्षा कोई भी प्राप्त कर सकता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। जनजाति बहुल विद्यालय और ग्रामीण क्षेत्रों को, मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में भी, ग्रामीण भागों में भी शिक्षा के क्षेत्र में लोग आगे आए, इस जैसे इन जगहों पे भी शिक्षा को ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया। शिक्षक की नियुक्तियों में 50% पदों पर महिलाओं की नियुक्ति करने का बंधन राज्य सरकार पर लगाया गया। ऐसा नहीं कि महिलाओं को सिर्फ शिक्षित करके ऐसे छोड़ दिया जाए, बस शिक्षित होनी चाहिए, नहीं। नौकरी के मामले में भी महिलाओं को 50% आरक्षण मिलना चाहिए, 50% उनको हक मिलना चाहिए, इस तरफ भी जोर दिया गया। तो क्या बोले, शिक्षकों की नियुक्ति में, अगर जहाँ पे शिक्षकों की नियुक्ति होती है, शिक्षकों को नौकरियां मिलती हैं, तो उसमें 50% सीट पर महिलाओं की नियुक्ति की जाए, इस तरह का बंधन राज्य सरकार पर लगाया गया। वर्ष 1994 में प्राथमिक शिक्षा के सार्वत्रिकरण के लिए जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया। प्राथमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों की 100% उपस्थिति, विद्यार्थियों के होने वाले रिसाव को रोकने, लड़कियों की पढ़ाई लिखाई, दिव्यांगों के लिए शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा पर अनुसंधान और मूल्यांकन, वैकल्पिक शिक्षा, श्रम जागरण आज इसमें समावेश था। अभी स्टार्टिंग में क्या था कि 100 जो विद्यालय खुले हैं, प्राथमिक विद्यालय, उसमें विद्यार्थियों की संख्या 100% होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि विद्यार्थी आए, एडमिशन लिए और घर में बैठ गए। अगर स्कूल खुला है तो बच्चों को डेली स्कूल आना है और शिक्षा लेनी है। तो इस जोर दिया गया कि जो उपस्थिति है वो 100% होनी चाहिए। लड़कियों की शिक्षा पे ज्यादा जोर दिया गया, लड़कियों की पढ़ाई लिखाई पे ज्यादा जोर दिया गया। दिव्यांगों के लिए शिक्षा, मतलब अपंग, मतलब सरकार, मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला, सरकार ट्राई कर रही थी शिक्षा देश के कोने कोने में पहुंचे, चाहे वो अच्छा है या फिर वो अपंग है। ऐसा नहीं कि जो अपंग है कोई चल नहीं सकता, बोल नहीं सकता, कोई देख नहीं सकता, तो ऐसे लोगों के लिए भी शिक्षा की व्यवस्था की गई। प्राथमिक शिक्षा अनुसंधान, मूल्यांकन, विद्यार्थियों का उचित भरण पोषण हो, उसके लिए जो स्टार्टिंग जैसा बताया कि जो गरीब बच्चे हैं, जिनको खाने पीने की प्रॉब्लम है, जिनका अच्छा पोषण नहीं हो पाता, तो ऐसे बच्चों के लिए सरकार ने 1995 में मध्याह्न भोजन योजना का प्रारंभ किया। मध्याह्न भोजन मतलब मिड डे मील, जैसा आजकल स्कूलों में बच्चों को खिचड़ी की व्यवस्था की गई ना खाने की, तो वो उसकी योजना कब शुरू की गई थी, 1995 में। अब माध्यमिक शिक्षा, अभी हमने प्राथमिक शिक्षा के बारे में पढ़ा। प्राथमिक शिक्षा हम कौन से एज में दी जाती है, 6 से लेकर 14 वर्ष की उम्र में। कभी आए माध्यमिक शिक्षा में, जैसे आप लोग सेकेंडरी में हो, अभी 9वीं में हो ना, तो हम माध्यमिक शिक्षा में आ गए हैं। तो ये माध्यमिक शिक्षा का शुरुआत प्राइमरी शिक्षा के बाद ही होता है। भारत स्वतंत्र होने के पश्चात शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद ने शिक्षा क्षेत्र में आमूलाग्र परिवर्तन लाने का निश्चय किया। ये जो फोटो देख रहे हो, ये हमारे भारत के पहले शिक्षा मंत्री हैं। भारत के पहले शिक्षा मंत्री हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद।
तो इन्होंने एक आमूलाग्र परिवर्तन लाने का निश्चय किया कि शिक्षा क्षेत्र में एक परिवर्तन होना चाहिए, क्रांति आनी चाहिए। तो इन्होंने ट्राई किया कि एक अलग परिवर्तन होना चाहिए, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया। इसके लिए उन्होंने एक आयोग एक कमेटी का गठन किया जिसका नाम था विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। इस आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के संदर्भ में एक स्वतंत्र आयोग गठित किए जाने की सिफारिश की। उसके अनुसार 1952 और 53 में मुदलियार आयोग का गठन किया गया। 1900 उतना हर एक शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए कुछ न कुछ परिवर्तन करने के लिए एक एक कमेटी का गठन किया जाता था। तो 1952 और 53 में जो कमेटी बनाई गई वो थी मुदलियार कमेटी। उस समय भारत में शिक्षा का पैटर्न उस समय भारत में शिक्षा का पैटर्न 11वीं 11वीं धन स्नातक के 4 वर्ष अथवा 11+1+3 था। 11+1+3 मतलब 11वीं के बाद +1 12वीं, उसके बाद 3 साल का ग्रेजुएशन, ये पैटर्न था। उसके बाद पैटर्न चेंज हुआ। नेक्स्ट है ये जो आयोग बनाया गया, उस आयोग का कार्य क्या था। आयोग ने माध्यमिक शिक्षा, पाठ्यक्रम, अध्यापन पद्धति आदि का अध्ययन कर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की। इस आयोग ने उच्च माध्यमिक कक्षाओं की संकल्पना रखी। मतलब इस आयोग के कार्य क्या थे कि जो पाठ्यक्रम, उसके पाठ्यक्रम पे जोर दिया गया, अध्यापन पद्धति अच्छी किस तरह से अच्छी हो, इसके अध्ययन के लिए सिफारिशें की गई। उच्च माध्यमिक कक्षाओं की संकल्पना रखी गई कि माध्यमिक माध्यमिक शिक्षा के लिए भी अच्छी कक्षा की जरूरत है। परंतु उस संकल्पना को संपूर्ण भारत देश में कार्यान्वित करना शुरू हो गया। लेकिन बोलते वो जो संकल्पनाएं की गई थी, जो योजनाएं बनाई गई थी, वो थोड़ा शुरू हो गया, उसे लागू करना में थोड़ा प्रॉब्लम हुई। तो ये अपना टॉपिक बच्चों यहाँ खत्म होता है। हमने जो कवर किया प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा, इसके आगे का जो है कोठारी आयोग कमीशन, बहुत सारे टॉपिक हैं जो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही टॉपिक था। अब अगर आपको इन सारे टॉपिक्स में से कुछ समझ में नहीं आता है तो आप लोग पूछ सकते हो 1 बाय 1। तो मैं किन किन बच्चों के हैंड रेज है। सुमित, हाँ सुमित। हेलो टीचर, गुड मॉर्निंग की। गुड मॉर्निंग टीचर, आयोग कार्य क्या था? देखो, आयोग का कार्य क्या था कि शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए नई नई आयोग कमेटी बनाई जाती थी। उनका कार्य यही होता है कि शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं अच्छी चीजें। तो इसका जो नेक्स्ट है उसके कार्य, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में कवर करेंगे। क्या क्या कार्य किए गए कि कक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए माध्यमिक शिक्षा के लिए, ठीक है, वो नेक्स्ट चैप्टर में कवर होगा। और कुछ क्वेश्चन है? ओके टीचर, थैंक यू टीचर। हाँ, और कौन है? सुमित का हो गया। अली, अली नाम है, अली खान। हाँ अली बोलो, अली नाम है आपका? हेलो अली, अली को नहीं पूछना है। हेलो अली, आवाज आ रही है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाँ अली, आवाज गई? हेलो मैम। हाँ, कौन बोल रहा है? अली? नहीं मैम, आरती। आरती, हाँ आरती वाल्मीकि, बोलो। हाँ, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम ये मुदलिया योजना, ये किस तरह की योजना थी? मुदलियार योजना, हाँ मैम। ठीक है। मुदलियार योजना जो है, जो हमारे पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आजाद ने मुदलियार आयोग
का जो गठन किया गया था वो 1952 और 53 में किया गया था। उस टाइम पे जो ये नए नए आयोग बनाए जाते थे ना, जैसे पहले चैप्टर में मैंने बताया था, अर्थव्यवस्था को अच्छा करने के लिए नई नई योजनाएं बनाई जाती थी, पंचवर्षीय योजना। उसी तरह से ये मुदलियार योजना है कि शिक्षा के क्षेत्र में सुधार कैसे किया जाए। तो नई नई योजनाओं का गठन किया। अभी इसमें मुदलियार आयोग योजना है, आगे जाके हम पढ़ेंगे कोठारी कमीशन आयोग, उसके अंतर्गत क्या किया गया। तो इस तरह से नए नए आयोग बनाए जाते थे। तो उस समय भारत की जो शिक्षा का पैटर्न था वो 11 प्लस स्नातक के 4 वर्ष, मतलब 11वीं के बाद 12वीं, उसके बाद 4 साल का ग्रेजुएशन, वो था। और आज का देखा जाए तो शिक्षा का पैटर्न चेंज हुआ है, अभी जल्दी ही चेंज हुआ, पर उस टाइम पे ऐसा था। ठीक है, मुदलियार आयोग के अंतर्गत शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या सुधार किए जाए, उसको कैसे आगे बढ़ाया जाएगा, नई नई कमेटी का गठन किया जाता था। ठीक है, ठीक है, थैंक यू मैम। हाँ। टीचर, पहले के लोगों को अनपढ़ क्यों रखा जाता था? इससे क्या फायदा मिलता था? बेटा, पहले के लोगों को अनपढ़ जानबूझ के नहीं रखा जाता था। कौन पूछ रहा है ये क्वेश्चन? नाम तो बताओ, कौन टीचर, पूछ मैं रहा है? कार्तिकेय मिश्रा बोल रहा हूँ। कार्तिकेय। पहले के लोगों को अनपढ़ नहीं रखा जाता था बच्चे, उस टाइम के लोग जागरूक नहीं थे। आज भी आप गांव में जाओ ना, आज भी गांव तो जाते रहोगे ना, वहां पे देखो बहुत सारे लोग आज भी पढ़े लिखे नहीं है, अवेयर नहीं थे पढ़ाई को लेकर। जानबूझ के, तो सरकार का यही तो काम है कि किस तरह से अवेयर किया जाए कि पढ़ाई ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आज भी सरकार ये कोशिश कर रही है कि गांव गांव में जाके हर कोई शिक्षा की तरफ आगे आए। जब लोग अवेयर होंगे तो लोग पढ़ाना लिखाना चालू कर देंगे। उनको उतना इम्पोर्टेंस नहीं पता था एजुकेशन का। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे अंकिता। अंकिता, अंकिता अनम्यूट करो। हेलो टीचर। अंकिता, यस यस टीचर। अंकिता कौन बोल? हाँ हेलो, अंकिता बोलो। गुड मॉर्निंग टीचर, मेरा नाम गुड कीर्ति है। मॉर्निंग। मैं ये बोल रही थी कीर्ति। कि हाँ टीचर, जैसे कि प्राथमिक शिक्षा 8 से 14 वर्ष तक होती है, तो माध्यमिक शिक्षा कब तक होती है? माध्यमिक शिक्षा में आप पहुंच चुकी हो, 9वीं 10वीं 8वीं 9वीं 10वीं। आप हाँ 9वीं में हो मतलब ना, आप सेकेंडरी में हो। उसके बाद आप उच्च माध्यमिक में जाओगी। ये अपना 11वीं 12वीं हायर एजुकेशन, उसके बाद आप ग्रेजुएशन करोगी। ठीक है, और कुछ पूछना है? नो टीचर, नहीं, थैंक यू। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमित का फिर से क्वेश्चन आया। कौन है ये? शाहजाद। शाहजाद, शाहजाद। ओके मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कौन है ये? शाहजाद, हाँ बोलो। मैम, पहले की लड़कियों पे इतना जोर क्यों दिया जाता था पढ़ाई के लिए? आज भी जोर दिया जाता है बच्चों पढ़ाई के लिए, पहले ही लड़कियों पहले पे आप नहीं बोल जोर रहे दिया हैं। जाता। हाँ, पहले भी दिया जाता था और आज भी जोर दिया जाता है। पहले के लोगों का आप लोग आसपास देखते ही रहोगे, पहले के लोग आज भी लड़कों पे लोग ज्यादा ध्यान देते हैं, लड़कियों पे ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। और ऐसा पहले क्यों तो मैम? वही ऐसा तो क्यों बात है, लड़कियों पे जोर नहीं देते? पहले पहले के लोगों को लगता था लड़कियां घर में रहे, खाना बनाए, बस उतना ही। लेकिन हमारे लड़कियों को भी जिस जिस तरह से लड़के आगे बढ़ रहे हैं उस तरह लड़कियों को भी आगे बढ़ना चाहिए, तो इसीलिए लड़कियों की तरफ ज्यादा ध्यान दिया गया था कि कुछ ओके ऐसा योजना बनाया जाए कि पेरेंट्स लड़कियों को भी भेजे। ठीक है, नेक्स्ट प्रीति। प्रीति, अंकिता, रितिका, तीनों जन साथ में लेक्चर लेते हैं। हाँ प्रीति। हेलो टीचर, मुझे लगा मैंने अपना हैंड डाउन कर लिया। मैंने अपना क्वेश्चन नहीं करना, मिल गया आंसर? अच्छा हाँ ठीक टीचर, है, मिल गया। मिल गया तो ठीक है। तो अभी तो किसी के हैंड रेज नहीं है। तो ये हमने जो अभी 3 टॉपिक कवर किया, मुझे लगता है ये आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहेगा। तो एक क्वेश्चन करती हूँ, उस क्वेश्चन का आंसर दे दो, क्योंकि वो ना एग्जाम में पूछता है। तो रोजगार के क्षेत्र में लेडीज को कितना परसेंट नियुक्ति की जाए? प्रावधान था ना कि इतने परसेंट लेडीज को नौकरी मिलनी चाहिए, वो परसेंटेज क्या था?
कौन बोलेगा? हाँ हाँ 50% जी। हाँ हाँ, ये ना एग्जाम में ये फिल इन द ब्लैंक्स में ये आते हैं क्वेश्चन। और माध्यमिक उस टाइम पे शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम। मौलाना अबुल कलाम। अबुल कलाम आजाद। चलो, मतलब उतना आपको ये सारे क्वेश्चन कैसे एग्जाम में आते हैं। ठीक है, अभी Yes, कभी teacher. किसी का कोई अच्छा एक क्वेश्चन और आंसर दे दो, उसके बाद फिर मैं स्टॉप करती हूँ। क्वेश्चन ये है कि जो भारत में प्रथम जनगणना कौन से सन में हुई? कौन बोलेगा? कौन से सन में हुई पहली जनगणना? टीचर 1970, 1991 में 97। प्रथम जनगणना 1991 में। वेरी गुड, 1951 में। उस टाइम में शिक्षा क्षेत्र का रेशियो कितना परसेंट था? 17%। 2001 में कितना परसेंट हुआ? 34%। हाँ, मतलब आप लोगों को समझ में आ गया। ये सारे वन लाइन फिल इन द ब्लैंक्स में सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। अभी के लिए सबका डाउट क्लियर है? यस टीचर। चलो ठीक है, बाय। धीरे